Good evening to all of you. Welcome to the special class for Assistant Agriculture Engineering at the platform of Engineering Hub. सभी का इंजीनियरिंग हब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए। तो असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के सिलेबस में अपना एक टॉपिक है फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन, और उसी की स्पेशल क्लास लेकर मैं विमल कुमावत आपको डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट सारे कंसेप्ट बताने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट है जो फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन से है, और उसके बाद कौन से टॉपिक्स है, वहां से कितना वेटेज होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली तो सिलेबस दे रखा है फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन का। पॉइंट नंबर 6 फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन एंड रूरल हाउसिंग, और इसमें ये जो फर्स्ट वाला जो पोर्शन है फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन, ये मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। ओके, और इसमें कौन कौन से पॉइंट है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन एंड जनरल केयर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, यानी कि जो फार्म है उस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है, कौन कौन से पर्पज से यूज होती है, उनको कैसे सिलेक्ट करें, उनको फार्म पे इंस्टॉल कैसे करें और उसकी केयरिंग कैसे करें। फर्स्ट पॉइंट अपना ये रहेगा। सेकेंड पॉइंट है स्टार्टर ऑन द फार्म्स, फार्म पे कौन कौन से स्टार्टर का यूज करें, कौन सी मोटर के लिए कौन सा स्टार्टर सुटेबल होगा, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है टाइप ऑफ वायरिंग, सिलेक्शन ऑफ वायर साइज बेस्ड ऑन बीआईएस एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम इन राजस्थान, यानी कि वायरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि फार्म पे जो वायरिंग होती है वहां किस किस टाइप की वायरिंग होती है, उसके क्या क्या स्टैंडर्ड होंगे अकॉर्डिंग टू बीआईएस, वो सारा डिस्कस करेंगे। और अकॉर्डिंग टू रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम इन राजस्थान, ये अपना जो सिलेबस रहने वाला है फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन एंड जनरल केयर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। यहां से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन एंड जनरल केयर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एट फार्म। ओके, अब फार्म पे जो मोटर होती है, मोटर आप जानते होंगे, अगर आपको कहे इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर is a machine which convert mechanical energy into electrical energy into mechanical energy. Electric motor is a machine which convert electrical energy into mechanical energy. एक्चुअली मोटर क्या होगी? हेलो, गुड इवनिंग। यस, मोटर क्या होगी? मोटर मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आपके फार्म पे सप्लाई आती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती है, और फार्म पे बहुत सारे पर्पज है। पर्पज कौन कौन से हैं? जैसे कि वाटर पंप है, पहला तो अपने जो मेन पर्पज होता है फार्म पे वाटर पंप है। वाटर पंप पानी को कुएं से निकालना है, उसके लिए हमें मोटर की जरूरत होती है। यानी कि इसके अलावा फार्म पे जो पशु का जो चारा होता है उसको काटने के लिए हमें मोटर की जरूरत होती है, थ्रेसर में हमें मोटर की जरूरत होती है। तो फार्म पे कौन कौन से पर्पज है जहां पे हमें मोटर की रिक्वायरमेंट होती है? तो पर्पज कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर्पज इज इरिगेशन पंप, सिंचाई के लिए पंप लगाएंगे। पंप हम लोग ट्यूबवेल में लगा सकते हैं, वेल में लगा सकते हैं, तो पंप का यूज करेंगे। थ्रेसर में हमें मोटर की जरूरत होती है, पंप में हमें मोटर की जरूरत होती है, थ्रेसर में हमें मोटर की जरूरत होती है। थ्रेसर के बाद में चाफ कटर। चाफ कटर क्या होता है? जो हम लोग पशुओं को जो चारा काटते हैं उसको बोलते हैं चाफ कटर मशीन बोलते हैं, चाफ कटर मशीन होती है। थ्रेसर क्या होती है? थ्रेसर आप लोगों ने देखा होगा, खेतों में हम लोग क्या करते हैं, जो फसल की कटाई करते हैं, जैसे गेहूं को अलग करना है, ठीक है, यानी कि फसल में जो चारा और जो गेहूं है उनको अलग अलग करने की जो प्रोसेस होती है वो किसमें कंप्लीट होती है? थ्रेसर में कंप्लीट होती है। चाफ कटर आपके पास क्या हो जाएगा? जो केवल चारा काटने वाली मशीन है। ब्लोवर है, ब्लोवर
तो कचरा कचरा अलग करने वाली जो मशीन होती है, ब्लोवर होती है, ग्राइंडर होती है और अदर मशीनरी, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मोटर का यूज करते हैं। फार्म पे जो मोटर का यूज होता है वो इन जगह पर क्या होता है, मोटर का यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सी मोटर का यूज करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले वर्कलोड के अकॉर्डिंग सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द वर्कलोड। कैसा वर्कलोड है उसके अकॉर्डिंग हम कौन सी मोटर का यूज करेंगे। सबसे पहला बात करते हैं पंपिंग वाटर। अब पंपिंग वाटर के लिए मैंने कहा था कि जो पर्पज है उसके अकॉर्डिंग हम मोटर का यूज करेंगे। अगर आपको पंपिंग वाटर के लिए चाहिए, देखो आपकी दो प्रकार की जो मोटर है, दो टाइप की मोटर है जो पंपिंग वाटर में काम में लेते हैं। एक तो आपकी जो ट्यूबवेल में लगती है वो मोटर आपके पास होती है सबमर्सिबल मोटर। कौन सी होती है, सबमर्सिबल मोटर होती है। एक्चुअल में ये आपके पास सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल और सबमर्सिबल पंप, अब सेंट्रीफ्यूगल और सबमर्सिबल पंप है, ये कितनी कैपेसिटी की होगी तो ध्यान दीजिएगा, जनरली इसकी कैपेसिटी होती है 1 HP टू 25 HP। क्या जो वाटर पंप होता है, वाटर पंप में मोटर कौन सी होगी, सेंट्रीफ्यूगल और सबमर्सिबल पंप होगा, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी 1 टू 25 HP होगी, 1 टू 25 HP होगी। अब आपके क्वेश्चन बनता है कि कितने एचपी के लिए 1 टू 25, तो रेंज होगी, किस पर डिपेंड करेगी, ये डेप्थ पर डिपेंड करेगी। आपका वेल कितना डेप्थ में है, आपकी ट्यूबवेल है उसमें पानी कहां से आ रहा है उस पर डिपेंड करेगी, यानी डिपेंडिंग ऑन द वेल डेप्थ एंड द डिस्चार्ज, और कितना पानी आपको चाहिए। यानी कि जो सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर में जो फर्स्ट स्टेप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वर्कलोड, और उसमें हम बात कर रहे हैं पंपिंग मोटर की। अब जो पंपिंग मोटर है वो कैसी मोटर होगी, वो सेंट्रीफ्यूगल और सबमर्सिबल पंप होगा। ओके, और उसकी कैपेसिटी कितनी होगी 1 टू 25 HP होगी। और किस पे डिपेंड करेगी कैपेसिटी, ऑन द वेल डेप्थ और डिस्चार्ज, कितना पानी आए आपको लेना है, और आपका जो वेल है उसकी गहराई कितनी है, डेप्थ कितनी है, इस पे आपके पास जो मोटर है उसकी कैपेसिटी डिपेंड करने वाली है। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या हो गया, वाटर पंप में जो मोटर यूज में आएगी, वाटर पंप में कौन सी आएगी, सेंट्रीफ्यूगल और सबमर्सिबल पंप आएगा, 1 टू 25 HP होगा, और ये डिपेंड करेगा किस पर, डेप्थ और डिस्चार्ज पर डिपेंड करेगा। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है फार्म मशीनरी। फार्म मशीनरी कौन कौन सी, फार्म में कौन कौन सी मशीनरी काम में लेते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, आपकी थ्रेसर है, चाफ कटर है, ब्लोवर है, ग्राइंडर है। अब इनमें आपके पास जो मोटर काम में लेते हैं उसका स्टार्टिंग टॉर्क आपके पास क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इनमें आपके पास क्या होगा, इनिशियल लोड होगा, ऑलरेडी इन पे लोड लगाकर उसके बाद मोटर को क्या करते हैं, रन करते हैं। तो इनिशियल लोड होगा, और इनिशियल लोड होने की वजह से यहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाली मोटर यूज करते हैं। कौन सी यूज करेंगे, हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाली मोटर का यूज करते हैं। क्लियर है। हाँ, टोटल हेड पे डिपेंड करेगा, टोटल हेड कह दीजिए और डेप्थ कह दीजिए। आपकी जो डेप्थ है ना, पानी की जो गहराई है, ठीक है, डेप्थ है, हेड कह सकते हो उसको, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है, यस। नेक्स्ट पॉइंट, अब सेकंड आ जाएगा बेस्ड ऑन द पावर सप्लाई। बेस्ड ऑन द पावर सप्लाई, अब पावर सप्लाई एक्चुअल में हो सकता है फार्म पे सिंगल फेज सप्लाई हो, और ऐसी सिंगल फेज सप्लाई तो नॉर्मली जो छोटे फार्म होते हैं वहीं पर आपको मिलती है। बाकी नॉर्मली आपको क्या मिलेगी, 3 फेज सप्लाई मिलेगी। तो बेस्ड ऑन पावर सप्लाई, अगर वहां पे सिंगल फेज सप्लाई है, फार्म पे आपके पास कैसी सप्लाई है, सिंगल फेज सप्लाई है, तो कौन सी मोटर यूज करेंगे, सिंगल फेज मोटर यूज करेंगे। और सिंगल फेज मोटर जो जनरली यूज करते हैं, देखो वो कितनी होती है, अप टू 5 HP होती है। ठीक है, बुक्स आपको 5 HP कहते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग 3 HP, अप टू 3 HP यूज करते हैं, अप टू 3 HP ही यूज करते हैं प्रैक्टिकली। बाकी बुक्स में आपको 5 HP मिलेगा, इंडिया में हम अप टू 3 HP ही यूज करते हैं। ओके, अब ये जो सिंगल फेज मोटर होती है किसके लिए सुटेबल होती है, सुटेबल फॉर स्मॉल फार्म्स ओनली वेयर सिंगल फेज सप्लाई इज अवेलेबल। मतलब जहां पे सिंगल फेज सप्लाई अवेलेबल है और छोटे फार्म्स होते हैं वहीं पर सिंगल फेज मोटर काम में लेते हैं। और सिंगल फेज मोटर होती कौन सी है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है। कौन सी होती है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है। तो फर्स्ट तो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा ये, अप टू 3 HP हम जनरली यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बुक्स अप टू 5 HP, बाकी प्रैक्टिकली अप टू 3 HP ही यूज कर रहे हैं। उसके बाद कहाँ यूज होती है, स्मॉल फार्म्स में काम में आती है। और वहां पे थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा, सिंगल फेज सप्लाई अवेलेबल है। और फोर्थ क्वेश्चन आपका बनता है कि जो मोटर है वो कौन सी होगी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होगी। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है
कि जो सिंगल फेज सप्लाई वाले जो मोटर्स है, कौन सी मोटर यूज करते हैं फार्म पे, तो कौन सी यूज करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का यूज करते हैं। 3 HP, देखो इंडिया में 3 HP यूज करते हैं, कुछ बुक्स 5 HP रेफर करती है। जनरली जो कंसेप्ट है वो कितने का है, 3 HP का है। मैंने साइड में लिख दिया 3 HP, ठीक है, 3 HP ही यूज करते हैं। उसके बाद आता है 3 फेज मोटर। 3 फेज मोटर क्या होगा, 3 HP एंड अबव, 3 HP और उससे ज्यादा के लिए कौन सी मोटर यूज करेंगे, 3 फेज मोटर यूज करेंगे। और 3 फेज मोटर किसके लिए यूज में आती है, लार्ज फार्म के लिए, जो बड़े फार्म होते हैं वहां पे काम में आती है, लार्ज फार्म में काम में आती है। इरिगेशन पंप के लिए काम में आती है। ये मोर इफिशियंट होती है, रिलेबल होती है, लॉन्गर लास्टिंग होती है। एक्चुअल में आपकी जो सिंगल फेज मोटर है, ठीक है, अगर वाटर हेड ज्यादा हो गया तो उस स्थिति में वाटर को बाहर नहीं निकाल पाएगी। उस केस में आपके पास क्या, आपको पावरफुल मोटर चाहिए। और पावरफुल मोटर चाहिए मतलब अगर 3 HP से ऊपर की आपको मोटर लगानी है तो आप सिंगल फेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन सी यूज करनी पड़ेगी, 3 फेज मोटर यूज करनी पड़ेगी। 3 HP एंड अबव के लिए हम कौन सी यूज करेंगे, 3 फेज मोटर यूज करेंगे, 3 फेज मोटर का यूज करेंगे। और 3 फेज मोटर किस किस में काम आ सकती है, इरिगेशन पंप के लिए सबसे बेस्ट रहती है। और बाकी इसकी इफिशियंसी है, एक्चुअल में देखा जाए ना तो इफिशियंसी अच्छी होती है, कॉम्पैक्ट साइज होती है। 3 फेज मोटर के बेनिफिट्स भी है, 3 फेज मोटर के बेनिफिट्स है लो लॉसेज, सेल्फ स्टार्ट, हाई एफिशिएंट, स्मॉलर साइज। अब आपके दिमाग में आ रहा था सर स्मॉलर साइज कैसे हो सकती है 3 फेज मोटर, अगर उसी HP की सिंगल फेज मोटर बनाए तो उससे क्या होगी, साइज में क्या होगी, कम होगी। ये बेनिफिट होते हैं 3 फेज मोटर के। यस, उसके बाद आता है बेस्ड ऑन द पावर रेटिंग। पावर रेटिंग HP में अब कौन सी मोटर कहां यूज करें, कौन सी मोटर कहां यूज करें वो देखिएगा। अगर आप 1 to 3 HP की मोटर यूज कर रहे हैं, अगर आप 1 to 3 HP की मोटर यूज कर रहे हैं तो ये कहां कहां रिक्वायर्ड होती है, ये आपकी ब्लोवर में रिक्वायर्ड होती है। ब्लोवर में आपको कौन सी मोटर यूज करनी चाहिए, 1 to 3 HP यूज करनी चाहिए। इसके अलावा चाफ कटर में आपके पास कौन सी यूज करनी चाहिए, 3 HP से कम की यूज करनी चाहिए। इसके अलावा स्मॉल पंप्स होते हैं उनमें भी आपको कौन सी मोटर यूज करनी चाहिए, 3 HP से कम की मोटर यूज करनी चाहिए। इसके बाद बात करें अगर 3 to 7.5 HP की बात करें तो आपके पास जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं, ठीक है, और कौन से साइज के, मीडियम साइज के सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते हैं, फ्लोर मिल्स होती है, ठीक है, वहां पे जो मोटर काम मिलेंगे 3 to 7.5 HP काम मिलेंगे। और 10 to 25 HP किसके लिए, लार्ज इरिगेशन पंप के लिए है, सबमर्सिबल्स के लिए है, थ्रेसर के लिए है, उसके लिए कौन सी काम में लेते हैं, 10 to 25 HP की मोटर इस्तेमाल करते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आपका छोटा फार्म है, अगर वहां पे सिंगल फेज मोटर काम में ले रहे हैं, अगर आप लोग ब्लोवर के लिए मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप वहां पे चाफ कटर के लिए काम में ले रहे हैं, छोटे पंप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, लेस देन 3 HP होगी। क्या होगी, लेस देन 3 HP होगी। अगर आपके पास मोटर मीडियम साइज सेंट्रीफ्यूगल पंप है, फ्लोर मिल में काम में लेनी है, तो वो कौन सी यूज कर सकते हैं, 3 to 7.5 HP काम में ले सकते हैं, 3 to 7.5 HP काम में ले सकते हैं। और अगर आपको लार्ज आपका इरिगेशन सिस्टम है और वाटर हेड बहुत ज्यादा, पानी बहुत गहराई पर है, ठीक है, उस केस में हम कौन सी यूज कर सकते हैं, 10 to 25 HP काम में ले सकते हैं। इसके अलावा जहां पे थ्रेसर होती है, थ्रेसर में कौन सी काम में ले सकते हैं, 10 to 25 HP मोटर यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन द स्पीड। अब देखो मोटर की स्पीड के अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, मोटर चूज करते हैं। अब मार्केट में जो मोटर आती है वो आपके पास 3000 RPM, 1500 RPM, 1000 RPM, अलग अलग टाइप की मोटर आती है। अब हमें कौन सी मोटर कहाँ पे यूज करनी है, अगर आप पंप में यूज करना चाह रहे हैं, वाटर पंप में, किसमें, वाटर पंप में अगर आप मोटर यूज करना चाह रहे हैं तो कौन सी मोटर आपके लिए बेस्ट रहती है, आपको 280 या 1440 RPM, ये जो स्पीड आपको मेंशन कर रखी है, ये वाली मोटर क्या होती है, सुटेबल होती है फॉर वाटर पंप, सुटेबल फॉर वाटर पंप। वाटर पंप के लिए ये मोटर क्या रहती है,
सुटेबल रहती है। लेकिन अगर आप थ्रेशर में यूज करना चाह रहे हैं, चाप कटर में यूज करना चाह रहे हैं, तो आप इससे कम स्पीड की यूज कर सकते हो। 1440 आरपीएम भी काम में ले सकते हो और इससे कम स्पीड वाली मोटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। लेकिन वाटर पंप में अगर आपकी स्पीड कम होगी तो जो वाटर है उसका प्रेशर नहीं बन पाएगा, तो उसके लिए वहां पे स्पीड क्या चाहिए होती है, 1440 से ज्यादा स्पीड वाली मोटर यूज करते हैं। और उसे कम स्पीड वाली मोटर किसमें काम में ले सकते हो, थ्रेशर में काम में ले सकते हो, चाप कटर में काम में ले सकते हो। क्लियर है? क्लियर है भाई सभी का? एनी डाउट? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल और प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग, अब देखिए अगर आप किसी ऐसी जगह मोटर यूज कर रहे हैं जहां डस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं है, इन्वायरमेंटल की प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पे तो इजीली कह सकते हैं किसी भी टाइप की मोटर क्या होगी, सुटेबल हो जाएगी। लेकिन अगर आप फार्म पे मोटर यूज कर रहे हैं तो आपके पास एक तो वो डस्ट प्रूफ होनी चाहिए मोटर, आपके पास कैसी होनी चाहिए, डस्ट प्रूफ मोटर होनी चाहिए। अन्यथा क्या होगी, मोटर के अंदर डस्ट जाती जाएगी और जो उसकी वर्किंग है वो क्या हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी, वर्किंग क्या हो जाएगी, इफेक्ट होगी। और ऐसा कह सकते हैं फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, जो डस्ट पार्टिकल है उससे फ्रिक्शन बढ़ेगा, लॉसेज बढ़ेंगे, इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डस्ट प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा ड्रिप प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात हम करें, अगर आप आउटडोर मोटर काम में ले रहे हैं तो उसका इनक्लोज फैन कूल्ड होना चाहिए, मतलब उसमें जो कूलिंग होनी चाहिए, फैन आपका अंदर होना चाहिए, अंदर इनक्लोज फैन कूलिंग वाली मोटर इस्तेमाल करें। अगर बाहर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनक्लोज फैन कूलिंग वाली मोटर इस्तेमाल करें। वाटरप्रूफ मोटर होनी चाहिए, और या वेदर प्रूफ भी कह सकते हैं, वेदर प्रूफ भी होनी चाहिए। और मॉइस्चर और रेन के साथ में वो विथ स्टैंड कर सके ऐसी मोटर होनी चाहिए। कहने का मतलब है अगर आप आउटर एरिया में कोई मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोटर क्या होनी चाहिए, रफ एंड टफ होनी चाहिए। रफ एंड टफ का मतलब समझ गए होंगे कि अगर वहां पे डस्ट आ रहा है तो मोटर पे इफेक्ट नहीं आए, वहां पे अगर मॉइस्चर है तो मोटर पे इफेक्ट नहीं आए, वहां पे रेन बारिश हो रही है तो उसको कवरिंग तो करना पड़ेगा लेकिन उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं आए, ज्यादा इफेक्ट वहां पर उस मोटर पे नहीं आए। तो इस प्रकार की मोटर आपके पास अगर आउटडोर में लगी हुई है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जो इंडोर वाली जो मोटर्स है तो वहां पे आपके पास डस्ट प्रूफ वहां भी होनी चाहिए ताकि आपकी जो मोटर है उसकी एफिशिएंसी डिग्रेड ना हो। उसके बाद आता है इफिशियंसी एंड क्लैरिफिकेशन। इफिशियंसी और क्लैरिफिकेशन की बात करें तो जो मोटर है वो एक तो आईएसआई मार्क्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आईएसआई मार्क्ड होनी चाहिए। आईएसआई क्या आपके पास है, आईएसआई मतलब इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, और ये क्या होती है, मोटर को स्टैंडर्ड मार्क देती है कि मोटर की वर्किंग किस कैटेगरी की होगी। इसके अलावा BEE स्टार रेटेड होनी चाहिए। BEE स्टार रेटेड का मतलब हो गया, BEE का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ठीक है। ये अलग अलग मोटर के लिए, जैसे आपने अभी आजकल एसी ले रहे हैं, 3 स्टार एसी, 4 स्टार एसी, 5 स्टार एसी, सुन रहा होगा आपने, नाम सुना होगा ना। तो ये एक्चुअली ये जो स्टार देता है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है, BEE देती है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको स्टार देती है। जिस मशीन की स्टार रेटिंग ज्यादा होती है वो ज्यादा इफिशियंट होती है, उसमें एनर्जी लॉस क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। तो जो मोटर आप इस्तेमाल करें वो आपके पास क्या होनी चाहिए, इफिशियंट होनी चाहिए, और मार्किंग किसके द्वारा, आईएसआई और BEE मार्क रेटिंग वाली मोटर होनी चाहिए। इसके अलावा इफिशियंट मोटर से बेनिफिट क्या होता है, इफिशियंट मोटर में पावर कंजप्शन कम होता है, पावर कंजप्शन कम होता है, उससे इफिशियंसी क्या हो जाती है, पावर कंजप्शन क्या होता है, कम होता है, जिससे इफिशियंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। और इफिशियंसी बढ़ेगी तो उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रनिंग कॉस्ट ध्यान दीजिएगा, इनिशियल कॉस्ट नहीं, रनिंग कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब भी कोई मोटर है उस मोटर में पावर लॉस कम होगा तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इफिशियंसी इंक्रीज होगी तो उसकी जो रनिंग कॉस्ट होती है रनिंग कॉस्ट क्या होती है, घट जाती है। और रनिंग कॉस्ट घट जाएगी तो हम लोग वही मोटर का यूज करना चाहेंगे। जैसे आज हम लोग अपने घर में एसी इस्तेमाल करते हैं, एसी जैसे 4 स्टार एसी है, 3 स्टार एसी है, क्यों यूज में कर रहे हैं, हायर रेटिंग वाली मोटर क्यों यूज में ले रहे हैं, या हायर रेटिंग वाली एसी क्यों यूज में ले रहे हैं, तो वो क्या होती है, एनर्जी एफिशिएंट होती है, उसमें एनर्जी लॉस क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये तो देखो फर्स्ट पॉइंट हो गया सिलेक्शन ऑफ मोटर कौन कौन से फैक्ट्स पे डिपेंड करेगी, एक बार वापस देख लीजिएगा। सिलेक्शन ऑफ मोटर आपका डिपेंड करने वाला है, पहले तो डिपेंड करने वाला है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वर्कलोड,
किस प्रकार का वर्कलोड है, पंपिंग में काम में ले रहे हैं, अदर वर्क में काम में ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करने वाला है। दूसरा डिपेंड करने वाला है बेस्ड ऑन द पावर सप्लाई, आपके वहां पे फार्म पे सिंगल फेज पावर सप्लाई है या 3 फेज पावर सप्लाई है, उस पर डिपेंड करने वाला है। और तीसरा आपके पास डिपेंड करने वाला है बेस्ड ऑन द पावर रेटिंग, वहां पे किस रेटिंग की आपको मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो ये रेटिंग जो पावर रेटिंग है ये एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा, कौन सी एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही हम मोटर की पावर रेटिंग डिसाइड करेंगे। इसके अलावा मोटर की स्पीड है, कौन सी एप्लीकेशन के लिए कौन सी स्पीड का हम यूज करना चाहिए। इसके बाद है उसका इन्वायरमेंटल और प्रोटेक्शन के पे बेस्ड है कि ये वाटर प्रूफ होनी चाहिए, डस्ट प्रूफ होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करें तो इफिशियंसी और सर्टिफिकेशन है, ये ISI मार्क्ड होनी चाहिए या BEE स्टार मार्क्ड मोटर होनी चाहिए। इसके साथ में बात करें तो ये तो बात होगी सिलेक्शन ऑफ मोटर कि मोटर का सिलेक्शन किन किन पॉइंट्स के आधार पे हमें करना चाहिए। तो जो मेन जो सिलेक्शन का पॉइंट है, मैं उनको एक बार शॉर्ट में बता दूं आपको, मेन जो सिलेक्शन का पॉइंट है वो डिपेंड करता है सबसे पहले एप्लीकेशन, कौन सी जगह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपको मोटर यूज में लेनी है, किस टाइप की मोटर यूज में लेनी है, और एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ही मोटर की क्या लेनी है, कैपेसिटी लेनी है। ये तो आपके पास फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड जो मेन पॉइंट आता है वो डिपेंड करता है कि वहां पे पावर सप्लाई कैसी है, सिंगल फेज है, 3 फेज है। अगर सिंगल फेज पावर सप्लाई है तो सिंगल फेज मोटर का यूज करें, लेकिन ध्यान रखें आपके पास सिंगल फेज पावर सप्लाई है लेकिन वाटर हेड आपके पास बहुत गहराई पे पानी है, तो ऐसी स्थिति में हम सिंगल फेज मोटर से काम नहीं चल पाएगा। उस स्थिति में आपको पावर सप्लाई चेंज करनी पड़ेगी, 3 फेज करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, कि इलेक्ट्रिक मोटर को इंस्टॉल कैसे करें। सिलेक्शन पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका। आरपीएम के साथ एचपी का क्या रिलेशन है? हाँ जी, आरपीएम आपके पास होगा राउंड पर मिनट, ये मोटर की क्या होगी, स्पीड होगी, स्पीड ऑफ मोटर होगी। जबकि एचपी आपके पास क्या है, हॉर्स पावर, दैट इज द वाटेज कैपेसिटी ऑफ मोटर, वाटेज कैपेसिटी ऑफ मोटर, वाटेज कैपेसिटी ऑफ मोटर है। अब एक्चुअल में जैसे आप लोग जो पूछना चाह रहे हो सर आरपीएम और मोटर की स्पीड का क्या रिलेशन है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो हाई एचपी की जो मोटर होगी उसका आरपीएम ज्यादा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाई जो कह सकते हैं एचपी की जो मोटर होगी उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं उसका डिस्चार्ज वो क्या, जैसे अगर उसको वाटर पंप में यूज में लेंगे तो डिस्चार्ज आपको क्या दे पाएगी, ज्यादा दे पाएगी ना। आरपीएम आपके पास हाई कैपेसिटी की मोटर है उसका आरपीएम कम भी रखा जा सकता है, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो लो कैपेसिटी की मोटर है उसका आरपीएम ज्यादा भी रखा जा सकता है। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हाई कैपेसिटी की मोटर है वो हाई आरपीएम पे चलेगी और लो कैपेसिटी की मोटर है वो लो आरपीएम पे चलेगी, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आरपीएम मोटर की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आरपीएम किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोटर की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा है IP55 का मतलब क्या है। देखो IP55 आपके पास क्या है, जो प्रोटेक्शन कोड है, ये जो आप IP55 की बात कर रहे हो, एक मिनट, ये IP55 आपके पास क्या है, प्रोटेक्शन कोड है, प्रोटेक्शन कोड, ये आपके पास क्या है, प्रोटेक्शन कोड है। प्रोटेक्शन कोड कैसे, देखो अपना जो पॉइंट है वहां पे इन्वायरमेंटल है, इन्वायरमेंटल में एक प्रोटेक्शन कोड दिया गया है IP55। IP55 एक कोड है जो प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब आता है इंस्टॉलेशन ऑफ मोटर, इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। जब भी आपको मोटर को इंस्टॉल करना है तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है फाउंडेशन और माउंटिंग की। पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, फाउंडेशन और माउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। फाउंडेशन समझते होंगे,
जहां भी आपको मोटर को प्लेस करना है। स्पेशली आप चाफ कटर जो मशीन होती है, ठीक है, उसमें जो मोटर हम काम में लेते हैं तो वहां पर एक पहले फाउंडेशन बनाते हैं, ताकि फाउंडेशन आपका कैसा होना चाहिए, कंक्रीट बेस होना चाहिए, ताकि उसमें वाइब्रेशन ना हो। जब भी हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं, फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, कंक्रीट बेस फाउंडेशन होना चाहिए जिसमें वाइब्रेशन नहीं हो। सर बिना कंक्रीट वाला फाउंडेशन भी काम में ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, पूरा मशीन सिस्टम क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। अगर आपको वाइब्रेशन फ्री इंस्टॉलेशन करना है तो उस केस में आपके पास फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, कंक्रीट बेस फाउंडेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, आपका जो अलाइनमेंट है मोटर शाफ्ट का और ड्रिवन मशीन शाफ्ट का, देखो दो चीजें हैं, एक तो मोटर का शाफ्ट है और एक कौन सा है, ड्रिवन मशीन शाफ्ट है। अब मैं इसको एक डायग्राम से समझा देता हूं आपको, बेस्ट रहेगा। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, हाँ जी, डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इसमें ये मोटर है और ये मशीन है, चाफ कटर, ठीक है, ये मशीन है। तो इनकी शाफ्ट का जो अलाइनमेंट है वो इस प्रकार से होना चाहिए ताकि वाइब्रेशन फ्री हो। क्या हो, वाइब्रेशन फ्री हो। तो आपके पास जो अलाइनमेंट है, प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए बिटवीन द मोटर शाफ्ट और ड्रिवन मशीन शाफ्ट। मोटर शाफ्ट कौन सी होगी, जो पावर प्रोवाइड करेगी, और ड्रिवन मशीन कौन सी होगी, जो कटिंग मशीन है, आगे वाला जो कटिंग वाला पार्ट है वो कौन सी होगी, ड्रिवन मशीन होगी। दोनों के बीच में शाफ्ट में क्या होना चाहिए, प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए। अगर प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगा तो हो सकता है बेल्ट जो है पुली के नीचे उतर रहा है, या मशीन वाइब्रेट कर रही है, या मशीन हिल रही है, ऐसी स्थितियां क्या होगी, पैदा होगी, ठीक है। जो आपकी मशीन होती है उसके साथ में रबर पैड का इस्तेमाल करें या वाइब्रेशन डैम्पर का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो स्मूथ ऑपरेट कर पाए। जो भी मशीन आप इंस्टॉल करेंगे उसके साथ में रबर डैम्पर, रबर पैड या वाइब्रेशन डैम्पर, दो चीजों का ध्यान रखना, रबर पैड और वाइब्रेशन डैम्पर का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो मशीन है वो वाइब्रेशन फ्री ऑपरेट कर सके या स्मूथ ऑपरेट कर सके। इसके लिए इन चीजों का ध्यान में रखना है। तो कुछ मेन चीजें हैं फाउंडेशन और माउंटिंग में। एक तो जो फाउंडेशन है वो कैसा होना चाहिए, कंक्रीट बेस होना चाहिए, कंक्रीट बेस फाउंडेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ताकि आपकी जो मशीन है उसमें वाइब्रेशन नहीं आए। सेकंड, आपके पास जो मोटर शाफ्ट है और जो ड्रिवन मशीन शाफ्ट है उनमें प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए। अगर अलाइनमेंट नहीं होगा तो बेल्ट है या फिर हम कह सकते हैं जो गियर है, ठीक है, उनकी प्रॉपर वर्किंग नहीं हो पाएगी। तो वहां पे प्रॉपर अलाइनमेंट की जरूरत है। और तीसरी, आपके पास मशीन के साथ में रबर पैड या वाइब्रेशन डैम्पर का यूज करना चाहिए, जिससे वो क्या कर सके, स्मूथ ऑपरेट कर सके। वाइब्रेशन डैम्पर, वाइब्रेशन डैम्पर कहां होगा, जो देखो वाइब्रेशन डैम्पर कहां लगा होगा, जो आपका बेस है और मशीन है इनके बीच में किसका इस्तेमाल करते हैं, वाइब्रेशन डैम्पर का इस्तेमाल करते हैं। कहां पर, बेस और मशीन, जो आपने कंक्रीट बेस बनाया है और जहां पे मशीन ऊपर इंस्टॉल कर रहे हो, दोनों को बीच में हम क्या लगा देते हैं, वाइब्रेशन डैम्पर या रबर पैड, रबर पैड या वाइब्रेशन डैम्पर लगा देते हैं। ये क्या करेगा, मशीन की जो ऑपरेशन है उसको क्या बनाएगा, स्मूथ बनाएगा, उसको वाइब्रेशन फ्री बनाने का प्रयास करेगा। ओके, इसके बाद आता है डायरेक्ट कपलिंग या बेल्ट ड्राइव। अब देखो, पहला तो आपके पास क्या हो गया, पहला तो आपका फाउंडेशन हो गया। जब भी किसी मशीन को इंस्टॉल करें तो पहले तो फाउंडेशन बनाना है। फाउंडेशन किसका बनाना है, कंक्रीट बेस्ड फाउंडेशन सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि ये वाइब्रेशन फ्री रहता है। दूसरी बात, दोनों मशीनों में क्या होना चाहिए, साथ में अलाइनमेंट होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट, वहां पे आप किसका यूज करोगे, रबर पैड और वाइब्रेशन डैम्पर का यूज करोगे। अब सेकंड जो पॉइंट आता है, तो आपके पास क्या हो गया, फाउंडेशन हो गया। सेकंड पॉइंट आता है कपलिंग और बेल्ट ड्राइव। अब देखो, कपलिंग का मतलब है जो आपकी मशीन है, मेन मशीन जो मोटर है और जो ड्रिवन मशीन है, मोटर और ड्रिवन मशीन, मोटर, आपने इलेक्ट्रिक मोटर यूज की है, इलेक्ट्रिक मोटर, ये इलेक्ट्रिक मोटर क्या करेगी, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करेगी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। अब लेकिन ये जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रिक मोटर के किसी काम की नहीं है। ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, इस मैकेनिकल एनर्जी को हमें ट्रांसफर करना होता है किसमें, ड्रिवन मशीन में। जो ड्रिवन मशीन होती है, जैसे कटिंग मशीन मान लीजिए आप लोग, जो ड्रिवन मशीन होती है
उसमें ये मैकेनिकल एनर्जी क्या करनी पड़ती है, ट्रांसफर करनी पड़ती है। और ये मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर किससे कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट कपलिंग के द्वारा कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं, डायरेक्ट कपलिंग के द्वारा कर सकते हैं। अब डायरेक्ट कपलिंग देखना भाई, आपने ट्रैक्टर वाला सिस्टम देखा होगा, ये ट्रैक्टर वाला सिस्टम देखा है, डायग्राम प्रॉपर नजर आ रहा होगा, ट्रैक्टर दिख रहा होगा और पीछे थ्रेसर दिख रही होगी ना। ट्रैक्टर और थ्रेसर के बीच में ये एक शाफ्ट सी लगी होती है ना, रोटेटिंग शाफ्ट लगी होती है। ट्रैक्टर और थ्रेसर के बीच में एक रोटेटिंग शाफ्ट लगी होगी, दिखाई दे रहा होगा शाफ्ट आपको। ये जो शाफ्ट है ये क्या प्रोवाइड करती है, डायरेक्ट कपलिंग प्रोवाइड करती है, डायरेक्ट कपलिंग प्रोवाइड करती है, यानी शाफ्ट टू शाफ्ट कपलिंग। इसको शाफ्ट टू शाफ्ट कपलिंग भी कह सकते हैं, डायरेक्ट कपलिंग भी कह सकती है। इधर आपके पास क्या है, मोटर है, ये वाला पार्ट वैसे यहाँ ट्रैक्टर लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करेंगे तो इधर आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर होगी। और इधर जो ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है दैट इज अ ड्रिवन मशीन। ड्रिवन मशीन ये आपके पास क्या होगी, ड्रिवन मशीन होगी, ये ड्रिवन मशीन होगी। तो जो मोटर है, मोटर से ड्रिवन मशीन, जो मोटर है, मोटर से ड्रिवन मशीन में अगर आप पावर ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो किससे कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट कपलिंग से कर सकते हैं, शाफ्ट टू शाफ्ट ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला मेथड तो ये हो गया। सेकंड मेथड आपके पास कौन सा हो जाएगा, बेल्ट ड्राइव के द्वारा, बेल्ट ड्राइव या पुली सिस्टम कह सकते हैं, बेल्ट ड्राइव या पुली सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये पुली सिस्टम है, यहाँ पर पुली है और यहाँ पर पुली है, और इनके ऊपर क्या होता है, एक फ्लैट बेल्ट है। देखो ये बेल्ट आपके पास फ्लैट भी हो सकता है, अगर डिस्टेंस ज्यादा होती है, लार्ज डिस्टेंस के लिए फ्लैट बेल्ट का यूज करते हैं, लार्ज डिस्टेंस के लिए पुली एंड फ्लैट बेल्ट, पुली एंड फ्लैट बेल्ट का यूज करते हैं। और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वी पुली एंड वी बेल्ट का यूज करते हैं ना, फ्लैट का यूज नहीं करते हैं, वी बेल्ट का यूज करेंगे ना, इस प्रकार से। सर फार्म पे सेंट्रीफ्यूगल और सबमर्सिबल कौन सा इकोनॉमिकल ज्यादा है, किस बेस से, फाइनेंशियली या पावर के हिसाब से। देखो अगर पावर के हिसाब से देखा जाए तो आपका जो सबमर्सिबल है वो पावर कंजप्शन उसका क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, आउटपुट ज्यादा रहता है। और अगर इकोनॉमिकली बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल का जो मार्केट कॉस्टिंग है वो क्या रहती है, कम रहती है कंपेरिजन टू सबमर्सिबल। ये हो गया। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। वो तो आपके पास क्या हो गया, फिजिकल इंस्टॉलेशन हो गया। आपने पहले बेस बनाया, बेस पे आप रबड़ पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइब्रेशन डैम्पर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोटर को फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब उनको प्रॉपर लाइन कर रहे हैं ताकि मोटर से जो ड्रिवन मशीन है वहां पावर ट्रांसफर हो सके। ठीक है, अब जो बात आती है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में कुछ चीजें मेन आपको ध्यान में रखनी है। एक तो आपकी जो मोटर की जो कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ही वायर साइज इस्तेमाल करें। आपकी मोटर कितने एचपी की है उसके अकॉर्डिंग आप वहां केबल कॉपर की काम में ले रहे हैं, एल्यूमिनियम की काम में ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप इस्तेमाल करें। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कुछ लिए डेटा लिए हैं, जैसे आपके पास 2 एचपी मोटर है, 2 एचपी मोटर है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप कॉपर वायर यूज कर रहे हैं तो 2.5 mm स्क्वायर का कॉपर वायर यूज करें, और अगर आप एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं तो 4 mm स्क्वायर का एल्यूमिनियम वायर यूज करें। ये सिंगल फेज के लिए बात कर रहे हैं, सिंगल फेज यानी 230 वोल्ट के लिए इस्तेमाल करें। एक बार आपको सप्लाई के बारे में पता होना चाहिए, सप्लाई पता होनी चाहिए आपको। सप्लाई अगर आपके पास सिंगल फेज सप्लाई की बात करें, बताइए सिंगल फेज सप्लाई क्या होगी और 3 फेज सप्लाई क्या होगी। इंडिया में, इन इंडिया सिंगल फेज सप्लाई इज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, और 3 फेज सप्लाई इज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, एक्चुअल में स्टैंडर्ड तो 400 वोल्ट का ही है, स्टैंडर्ड तो 400 वोल्ट का ही है, लेकिन मैक्सिमम 415 तक आ सकता है ना, तो 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। हाँ जी, सिंगल फेज में आपके पास क्या होगा, 1 फेज एंड वन न्यूट्रल वायर, 1 लाइन और 1 न्यूट्रल वायर। ओके, 3 फेज में आपके पास डिपेंड करता है
3 फेज वायर, 1 न्यूट्रल वायर। ठीक है, और आजकल एक अर्थ वायर भी यूज करते हैं फॉर प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, लीकेज से प्रोटेक्शन के लिए अर्थ वायर भी यूज करते हैं। 3 लाइन और 3 फेज, 3 लाइन वायर एंड 1 न्यूट्रल वायर। ओके, क्लियर है। अब यहां एक्चुअल में जो मेजर है कि अगर आपके पास 2 HP मोटर है, तो अगर कॉपर वायर यूज कर रहे हैं तो 2.5 mm स्क्वायर कॉपर वायर यूज करें, एल्यूमिनियम कर रहे हैं तो 4 mm स्क्वायर का यूज करें। और अगर उसके नेक्स्ट आपके पास मोटर है 3 HP है, 5 HP है, 7.5 है, 10 HP है, तो उसके अकॉर्डिंग वायर यूज करें। जैसे 10 HP के लिए कॉपर वायर 10 mm स्क्वायर होता है, और एल्यूमिनियम वायर क्या होता है 16 mm स्क्वायर का एल्यूमिनियम वायर होता है। तो ये मोटर पे डिपेंड करेगा, यहां से क्वेश्चन की संभावना कम रहती है आपके। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे मोटर का एचपी इंक्रीज होगा, जो वायर है वो आपको चाहिए मोटा वायर चाहिए, आपको थिक वायर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आता है स्टार्टर। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टार्टर। थोड़ा सा स्टार्टर बता देता हूं मैं, क्या होता है स्टार्टर। कैन एनीवन टेल मी अबाउट द स्टार्टर? mm स्क्वायर समझ में नहीं आया? mm स्क्वायर दैट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द एरिया ऑफ वायर। mm स्क्वायर मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ वायर। एक्चुअल में जो आपका वायर है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। जैसे ये वायर है, एक मिनट, ये वायर है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज रिप्रेजेंट इन mm स्क्वायर। ठीक है, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसको mm स्क्वायर में यूज करते हैं। स्विच फॉर द ऑन द मोटर। एक्चुअल में स्टार्टर क्या होगा, इज अ डिवाइस it is device which efficiently turn on and off motor and control starting current of motor। एक्चुअल में क्या होता है, मोटर की स्टार्टिंग करंट क्या होती है, हाई होती है। मोटर स्टार्टिंग करंट ज्यादा रहती है, और ये ज्यादा करंट अगर मोटर से फ्लो होती है तो मोटर क्या हो सकती है, बर्न हो सकती है, मोटर जल सकती है। अगर ज्यादा करंट मोटर से फ्लो हो गया तो मोटर क्या हो सकती है, जल सकती है। मोटर का स्टार्टिंग करंट ज्यादा रहता है। ठीक है, ज्यादा क्यों रहता है, स्टार्टिंग में आपके पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो आपके पास कह सकते हैं एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या रहता है, कम रहता है। दैट्स व्हाई जो मोटर से जो करंट होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। उस ज्यादा करंट को कंट्रोल करना है, ज्यादा करंट होगी उसको कंट्रोल करना है। अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो क्या होगी, मोटर वाइंडिंग जल जाएगी ना। जो आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है, ठीक है, या जो स्टेटर वाइंडिंग है वो आपके पास क्या हो जाएगी, जल जाएगी ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टार्टर का यूज करते हैं। स्टार्टर क्या करेगा, जो इनिशियल स्टार्टिंग करंट है उसको क्या करेगा, कम कर लेगा, और मोटर को इफिशिएंटली क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। अब स्टार्टर में आपको कुछ फैक्ट्स याद होने चाहिए। लेस देन 3 HP, लेस देन 3 HP के लिए कौन सा स्टार्टर यूज करते हैं, इसके लिए करते हैं DOL स्टार्टर। ठीक है, अगर आपके पास 3 HP से कम की मोटर है तो कौन सा यूज करना चाहिए, DOL स्टार्टर यूज करना चाहिए। कुछ बुक्स 5 HP भी करते हैं, लेकिन 5 HP के लिए आपको DOL यूज नहीं करना चाहिए। सेकंड आपके पास आ जाता है, सेकंड आ जाता है 5 HP टू 10 HP।
ठीक है। इसको मैक्स देखो मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूं, लेस देन 3 एचपी और मैक्सिमम 5 एचपी। अगर आपको स्टार डेल्टा यूज करना है तो मैक्सिमम कहां तक यूज कर सकते हैं, 5 एचपी तक कर सकते हैं, इसके ऊपर तो यूज करना ही नहीं चाहिए। और प्रॉपर ऑपरेशन के लिए 3 एचपी तक यूज करना चाहिए। और कौन सा करना चाहिए, डीओएल। डीओएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्या होता है, मोटर को डायरेक्टली ऑन कर देता है। ठीक है, इसमें जो इनिशियल करंट है उसको कम करने का सिस्टम इसमें नहीं होता, डायरेक्टली ऑन करता है, डायरेक्टली उसको डेल्टा में कनेक्ट करता है। ठीक है, और दूसरा आपके पास आता है, दूसरा आता है स्टार डेल्टा स्टार्टर, जो 5 एचपी टू 10 एचपी। नॉर्मली 5 एचपी टू 10 एचपी कौन सा यूज करना चाहिए, स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करना चाहिए। ठीक है, और थर्ड पॉइंट आपके पास आ जाता है ग्रेटर देन 10 एचपी। ग्रेटर देन 10 एचपी आपको यूज करना चाहिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ओके, और अगर आपके पास मोटर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर है, तो आपको यूज करना चाहिए रिहोस्टेट स्टार्टर। रिहोस्टेट स्टार्टर। ओके, स्टार्टर वोल्टेज कंट्रोल नहीं करता। स्टार्टर आपके पास क्या होगा, वैसे मोटर के इनपुट वोल्टेज को कम करता है स्टार्टिंग के समय पर, उसके बाद में मोटर को क्या करता है, पूरा वोल्टेज प्रोवाइड करता है। अब जैसे इनपुट वोल्टेज स्टार्टिंग में कम हुआ तो करंट भी स्टार्टिंग में क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, जो डीओएल स्टार्टर है वो ऐसा कुछ नहीं करता, कंप्लीट वोल्टेज मोटर को स्टार्टिंग में दे देता है। तो ये छोटी मोटर है उनके लिए तो ठीक है। अगर ज्यादा बड़ी मोटर है वहां पे अगर आपने डीओएल लगाया तो उसकी जो वाइंडिंग होगी, स्टेटर वाइंडिंग होगी, वो जल जाएगी ना, बर्न हो जाएगी। इसलिए क्या करना है, अगर आपकी मोटर है वो 5 एचपी से ज्यादा की है, उस केस में स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करें। स्टार में जब मोटर को कनेक्ट करते हैं तो उस केस में क्या होगा, जो वोल्टेज आएगा वो आपके पास कम जाएगा। क्या होगा, वोल्टेज कम जाएगा। स्टार में जब मोटर को कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज कम जाएगा। कितना कम जाएगा, रूट थ्री पार्ट कम जाएगा। एक्चुअल में देखा जाए तो जो आपका लाइन वोल्टेज होगा, अगर उसको √3 से डिवाइड करते हैं तो उतना वोल्टेज मोटर के अंदर जाएगा, जिससे आपके पास जो इनिशियल स्टार्टिंग में जो है जो करंट फ्लो होगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, स्टार्टिंग में जो करंट फ्लो होगी वो कम होगी कंपेरिजन टू अगर उसको डेल्टा में कनेक्ट करते हो तो आपके पास जो करंट होती है उसके कंपैरिजन में कम होगी। अब कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन बनते हैं, सर मोटर तो स्टार्टिंग में करंट ज्यादा लेती है। ठीक है, अगर उसको डेल्टा में कनेक्ट करते तो और भी ज्यादा लेती। ठीक है, तो स्टार्टिंग में किस में करेंगे, स्टार्ट में करेंगे, और आफ्टर दैट अगर मोटर रनिंग स्पीड में आ जाती है तो किस में कनेक्ट कर देते हैं, उसको डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं। किस में कर देते हैं, डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन आप एक चीज नोट करना, अगर आपने मोटर को स्टार्ट में किया, स्टार में किया और थोड़ी देर उसको स्टार में रखा, मान लीजिए आपने उसको 30 सेकंड स्टार में रखा, तो उसका करंट क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, फिर आप उसको डेल्टा में करते हो तो उसके करंट में क्या होती है, वृद्धि होती है, इंक्रीज हो जाता है ना। और अगर आपके पास 10 एचपी से ऊपर की मोटर है तो बेस्ट कौन सा होता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर काम में लेना चाहिए। लेकिन अपने यहाँ पता क्या है, रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। आपको मार्केट में 20 एचपी का भी स्टार डेल्टा स्टार्टर मिल जाएगा, 25 एचपी का भी मिल जाएगा। लेकिन जो मोटर नॉर्म्स है वो क्या कहती है कि अगर 10 एचपी से ऊपर है तो आपको कौन सा स्टार्टर यूज करना चाहिए, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर यूज करना चाहिए। और अगर आपके पास मोटर कौन सी है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, तब कौन सा यूज करना चाहिए, रियोस्टेट स्टार्टर यूज करना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है पॉइंट, एनी डाउट, स्टार्टर क्लियर है। देखो स्टैंडर्ड 400 वोल्ट का है, स्टैंडर्ड कितने का है, 400 वोल्ट का है। ठीक है, 3 फेज सप्लाई का जो स्टैंडर्ड है, जो अपना इलेक्ट्रिसिटी कोड है, वो 400 वोल्ट का है, 440 का नहीं है, 400 वोल्ट का है। हाँ जी, इसके बाद जब भी आप कोई मोटर आपने इंस्टॉल कर दी, तो मोटर इंस्टॉल करने के बाद उसमें आपके पास
उसको अर्थिंग करना चाहिए। हर मोटर की अर्थिंग होनी चाहिए। अर्थिंग क्यों होनी चाहिए? ताकि जो लीकेज करंट है वो ग्राउंड में चला जाए। अगर आपने अर्थिंग नहीं की है तो जो भी वहां ऑपरेटर है उसको झटका लग सकता है ना। तो जब भी आप मोटर इंस्टॉल करें तो मोटर की प्रॉपर अर्थिंग जरूर होनी चाहिए। अर्थिंग होने से लीकेज करंट को फ्लो होने के लिए पाथ मिल जाएगा। अगर अर्थिंग नहीं करेंगे तो लीकेज करंट के लिए पाथ नहीं मिलेगा, और पाथ नहीं मिलेगा तो जो ऑपरेटर उसके संपर्क में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, उस ऑपरेटर को क्या लगेगा? झटका लगेगा। ठीक है, इसलिए जितने भी मोटर आप इंस्टॉल करें उनकी प्रॉपर क्या हो? अर्थिंग हो। उसके अलावा उसकी प्रोटेक्शन डिवाइस आपको इंस्टॉल करनी चाहिए। प्रोटेक्शन डिवाइस के रूप में बात करें तो फ्यूज लगा हुआ होना चाहिए। फ्यूज आपके पास क्या करता है, थोड़ा सा बता देता हूं मैं। फ्यूज क्या करता है? ओवरलोड से प्रोवाइड सेफ्टी फ्रॉम ओवरलोड, प्रोवाइड सेफ्टी फ्रॉम ओवरलोड। एक्चुअल में ध्यान रखना, शॉर्ट सर्किट इज ऑल्सो द कंडीशन ऑफ ओवरलोड। ओवरलोड की कंडीशन होती है शॉर्ट सर्किट। तो ओवरलोड से सेफ्टी प्रोवाइड करेगा तो शॉर्ट सर्किट से अपने आप ही हो जाएगी ना। तो ये फ्यूज हो गया। फ्यूज के साथ में है एमसीबी। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर। देखिए आपका जो फ्यूज है, फ्यूज आपके पास क्या है, एक बार अगर फ्यूज बर्न हो गया तो फ्यूज को चेंज करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा प्रोसेस टिपिकल प्रोसेस हो जाता है। तो फ्यूज की जगह हम किससे? प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरलोड के लिए हम किसका यूज करते हैं? एमसीबी का यूज भी करते हैं। इसके अलावा ओवरलोड रिले भी दे रखी है। ईएलसीबी ध्यान दीजिएगा, ये आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम लीकेज, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम लीकेज। अब एक्चुअली मैंने यहां पे बताया कि आपकी मशीन को अर्थिंग की भी होनी चाहिए। अगर आप ईएलसीबी का यूज करते हैं तो अर्थिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आपने प्रॉपर ईएलसीबी लगाई है, ठीक है, तो उस केस में आपको अर्थिंग करने की जरूरत नहीं होती। अर्थिंग का ही सब्स्टिट्यूट क्या है? ईएलसीबी है। अर्थिंग का ही सब्स्टिट्यूट क्या है? ईएलसीबी है। देखिए ये सारी चीजें हैं, ओवरलोड रिले है, फ्यूज है, एमसीबी है, ये ओवरलोड से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जो ईएलसीबी है वो किससे प्रोटेक्ट करती है? लीकेज करंट से प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है? लीकेज करंट से प्रोटेक्ट करती है। स्टार्टर एक बार और बता दीजिए, बता देता हूं लास्ट में। स्टार्टर एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूं। देखिए स्टार्टर क्या करता है? ऐसी डिवाइस है जो मोटर को इफिशिएंटली ऑन ऑफ करता है। ठीक है, इसमें ऑन करने की फैसिलिटी भी रहती है और ऑफ करने की फैसिलिटी भी रहती है। ठीक है, इसके साथ साथ हम कह सकते हैं मोटर की स्टार्टिंग करंट को भी क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। ऐसा कह सकते हैं मोटर की स्टार्टिंग करंट क्या होती है? ज्यादा होती है तो उसको भी कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ आजकल के स्टार्टर में दो फैसिलिटी और आती है। ये सभी स्टार्टर में नहीं होती लेकिन आजकल के स्टार्टर में आते हैं। एक तो इसमें होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। एक होता है नो वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये जो है ओवरलोड प्रोटेक्शन और नो वोल्टेज प्रोटेक्शन है, ये सभी स्टार्टर में होना जरूरी नहीं है लेकिन आजकल जितने भी स्टार्टर आते हैं सब में आता है। ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या करता है? जब भी आपका लोड ज्यादा हो जाता है, कैपेसिटी से ज्यादा लोड हो जाता है तो स्टार्टर स्वतः ही क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है। दूसरा नो वोल्टेज प्रोटेक्शन क्या है? जैसे आपकी मोटर चालू है, ठीक है, और लाइट कट हो गई। लाइट कट होते ही मोटर क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। और जब लाइट वापस आएगी तो मोटर अपने आप चालू नहीं होगी, आपको चालू करना पड़ेगा। ठीक है, इस फैसिलिटी को बोलते हैं क्या? नो वोल्टेज प्रोटेक्शन बोलते हैं। कि सप्लाई जाते ही मोटर क्या हो जाए? बंद हो जाए और फिर वो ऑटो स्टार्ट ना हो, उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं? नो वोल्टेज प्रोटेक्शन इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद अगर लेस देन 3 HP है तो कौन सा स्टार्टर काम में लेते हैं? DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर काम में लेते हैं।
अगर 5 एचपी टू 10 एचपी है तब कौन सा यूज करेंगे, स्टार डेल्टा स्टार्टर के यूज में लेंगे। और अगर देखो कुछ बुक्स में ये 5 टू 15 एचपी भी मिल जाएगा, 5 टू 15 भी मिल जाएगा ना। तो अप्रोक्सीमेट आप ध्यान रखना 5 से 10 वाली जो रेंज है उसमें कौन सा यूज करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर काम में लेते हैं। और ग्रेटर देन 10 एचपी है तो कौन सा काम में लेते हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर काम में लेते हैं। और अगर स्लीपिंग इंडक्शन मोटर है तब कौन सा यूज करते हैं, रियोस्टेट स्टार्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं भाई, कोई भी डाउट है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं। लगभग 3 to 4 क्लासेज है, केवल अपनी 3 to 4 क्लास रहेगी। 3 में भी पूरा हो सकता है, 4 में भी पूरा हो सकता है, इतना ही सिलेबस है अपना। ये मेरा वाला जो पोर्शन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या होता है, ये एक प्रकार की हाई पावर मोटर होती है ना। एक्चुअल में जो मोटर है कौन कौन सी आती है, अगर मैं 3 फेज मोटर की बात करूं तो पहले आपके पास है 3 फेज इंडक्शन मोटर या स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर, दूसरी आपके पास सिंक्रोनस मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। और दूसरी आपके पास स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये दोनों ही आपके पास कौन सी मोटर होती है, इंडक्शन मोटर होती है। और एक आपके पास जो मोटर आती है वो होती है सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, जो स्लिपिंग इंडक्शन मोटर होती है एक्चुअल में ये हायर कैपेसिटी की होती है। हायर कैपेसिटी की जो मोटर्स होती है वो किस कैटेगरी में आती है, स्लिपिंग इंडक्शन मोटर में। ये जब बड़ी फैक्ट्रीज होती है वहां पर इनका यूज होता है ना, जो बड़ी फैक्ट्री होती है वहां पर काम में लेते हैं। हाँ पीडीएफ मिल जाएगी भाई, पीडीएफ आ जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी ना। ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।